हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं। पेपर में सबसे पहले आपको सूचनाएं दी गई हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तथा उसके बाद पहला विभाग है विभाग 1 गद्य, जो कि 20 अंकों के लिए होता है। उसका पहले प्रश्न का है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 7 मार्क्स के लिए। इसमें आपको पठित पद्यांश 2 लघु कथाएँ इस पाठ से दिया गया है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए। बस स्टॉप पर दिखाई देने वाले लोगों के कार्य। इसका उत्तर है, बस आने में देरी थी, लोग बस के इंतज़ार में बैठे थे, यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, सभी बातों में मशगूल थे तथा अच्छा खासा शोर हो रहा था। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। लेखक का लड़के को मना करना। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है, जो कि है, मैं घर से जूते पॉलिश करके आया था, अतः मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। इसे आपको इस प्रकार लिखना था कि लेखक घर से जूते पॉलिश करके आया था, अतः उसने लड़के को स्पष्ट मना कर दिया। अगला प्रश्न है, लड़के का प्रसन्न होना। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है, जो कि है, उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया। इसको आपको इस प्रकार लिखना था, लेखक के बगल में बैठे सज्जन व्यक्ति ने जब लड़के को पुकारा तो वह प्रसन्न हो गया। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन का महत्व। इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह स्वमत का प्रश्न है, इसमें आपको अपने मत बताना होता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपको इसका स्वमत किस प्रकार लिखना था। तो इसका उत्तर होता, स्वावलंबन का अर्थ है अपनी क्षमताओं और अपने प्रयत्नों पर आश्रित रहकर कार्य करना। यह गुण आने से व्यक्ति को दूसरों से सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। स्वावलंबन के लिए जड़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। स्वावलंबन का पाठ किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता और न ही यह किसी उपदेश से आता है। जीवन की आवश्यकताएं स्वावलंबन की भावना को धीरे धीरे विकसित करती हैं। स्वावलंबन मनुष्य को यथार्थवादी और आशावादी बनाता है। वह प्रत्येक को अपनी कोशिशों से प्राप्त कर सफलता का सुखद अनुभव करता है। अपनी असफलताओं से शिक्षा लेकर पुनः सफलताओं के लिए नए नए मार्ग खोजता है। स्वावलंबी व्यक्ति धरती पर रहकर आकाश में उड़ने की चेष्टा करता है। स्वावलंबन का अर्थ यह भी है कि अपने ऊपर विश्वास रखना, भाग्य के सहारे न बैठकर अपनी क्षमताओं का विकास करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न पहले का आ। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह कुल 7 मार्क के लिए है तथा यह गद्यांश चीफ की दावत इस पाठ से लिया गया है। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। गद्यांश में उल्लिखित पात्र। इसका उत्तर है श्यामनाथ, मेम साहब, चीफ तथा श्यामनाथ की माँ। प्रश्न दूसरा है, लिखिए मेम साहब का वर्णन। पठित पद्यांश में इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, जो कि है, काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, समय किसी के लिए रुकता नहीं। इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का प्रश्न है, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, पर मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। इसका उत्तर होगा, समय का पहिया सदा घूमता रहता है, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, अतः जीवन क्षण को मूल्यवान समझकर कार्य में जुटे रहना चाहिए। मानव जीवन की सफलता का रहस्य समय रूपी रत्न के योग में ही छिपा है। जो व्यक्ति अपने अमूल्य समय का लाभ नहीं उठाते और अवसर पाकर चूक जाते हैं, वे बाद में पश्चाताप करते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं, और लोग अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। आपको इस स्वमत प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखना था, परंतु अगर आपने इस तरह नहीं भी लिखा होगा तो भी आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यह स्वमत का प्रश्न है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ई। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह गद्यांश आपको कुल 6 मार्क के लिए दिया गया है तथा यह अपठित गद्यांश है, यानी यह गद्यांश आपकी पुस्तक में से नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषताएं लिखिए अंजुना बीच तथा बेनालियम बीच। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है, जो कि यह है कि अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है तथा बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित विधान सही अथवा गलत पहचान कर लिखिए। पहला, पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद नहीं कर दिए हैं। यह विधान गलत है। तथा अगला प्रश्न है, समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। यह विधान सही है। अगला प्रश्न है, बेनालियम बीच नीले पानी वाला है। यह विधान गलत है। तथा आखिरी प्रश्न है, अंजुना बीच पर फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, संघर्षों में ही जीवन है। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का है, यानी इसमें आप अपने मत लिख सकते हैं, परंतु मैं आपको उदाहरण के लिए इसका उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर होगा, संघर्ष यह अक्षर दिखने में छोटा सा है, परंतु यह जीवन का हिस्सा है। या समझ लीजिए कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। मनुष्य या फिर पशु पक्षी, हर किसी का जीवन एक संघर्ष है। अगर हम सरल शब्दों में संघर्ष को परिभाषित करें तो हम सब संघर्ष से घिरे हुए हैं और जो सफलता या सीख मिलती है वो संघर्ष की ही देन है। संघर्ष जीवन को निखारता, संवारता और तराशता है और गढ़कर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा करते ज़बान नहीं थकती। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थाम कर न केवल आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभाग 2 पद्य 12 अंक के लिए। प्रश्न दूसरे का अ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुल 6 अंक के लिए। यह पठित पद्य आपको मेरी स्मृति इस हाइकू कविता से दिया गया है। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। इसका उत्तर होगा, महुआ श्वेत चादर, सांझ तारा, संदेशा पवन तथा व्यथा घटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला, नभ पुल्लिंग तथा दूसरा निशा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न है तारा, जिसका उत्तर होगा तारे, तथा घटा घटाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, उपयुक्त पद्यांश से किसी एक हाइकू का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव कहते हैं कि कोयल चली गई है तथा आम के पेड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी मौसम में महुआ के वृक्ष में सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। ये फूल सुबह गिरकर सफ़ेद चादर का आभास कराते हैं। ग्रीष्म ऋतु का मौसम बीत जाने पर आसमान में बादल आ जाते हैं। रात के समय आकाश में तारे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पवन कोई संदेशा लेकर आया है। यह स्वमत का प्रश्न है, तो आप थोड़ा अलग भी लिखेंगे तो भी आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का आ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। कुल 6 मार्क्स के लिए। इसमें आपको 2 कविताएं दी गई हैं, जिनमें से आपको किसी एक का पद्य विश्लेषण करना है। पहला है उड़चल हारिल तथा दूसरा है अकत कथ्यो न जाई। इन दोनों कविताओं के रस ग्रहण का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दिखाई दे रही होगी, आप वहां जाकर इसका उत्तर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न विभाग 3 से है, पूरक पठन 8 मार्क्स के लिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरे का अ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 मार्क्स के लिए।
यह गद्यांश आपको डिनर इस पूरक पठन से लिया गया है। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। वाहन मरम्मत के साधन। इसमें आपको 2 वाहन मरम्मत के साधन परिच्छेद से ढूंढकर लिखने हैं। इसका उत्तर है पाना, जैक, स्टेपनी तथा प्लग। आप इसमें से कोई 2 लिख सकते थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्मी की मानसिक स्थिति। इसका उत्तर आपको पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है, जो कि है अद्विग्न सी सिर नीचे किए छोटे छोटे कदमों से टहलने लगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, नौकरी पेशा करने वाली महिलाओं की समस्याओं पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह भी स्वमत का प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, कामकाजी महिलाओं को रास्ते में कार्यस्थल पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आते जाते महिलाओं को लोगों की वासनापूर्ण निगाहों का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं महसूस होती है। वहां उन्हें अपने सहयोगियों तथा अधिकारियों की कुटिल वाणी का भी सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं सुबह घर से निकलने के पूर्व परिवार के लिए भोजन तैयार करती हैं। अपना टिफ़िन लेकर वे कार्यालय जाती हैं। लौटते समय वे ट्रेन में बैठे बैठे सब्जी काटती रहती हैं, मटर छीलती रहती हैं तथा घर पहुंचकर यथाशीघ्र खाना बनाने में जुट जाती हैं। इस प्रकार कामकाजी महिलाओं का जीवन कोल्हू के बैल जैसा हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरे का आ। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यह पठित पद्यांश आपको 4 मार्क्स के लिए दिया गया है तथा यह पद्यांश आपको बटोहिया इस पूरक पठन पद्यांश से लिया गया है। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। इस पूरक पठन पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। पहला, देश। इसका उत्तर होगा भारत। दूसरा, पर्वत। इसका उत्तर होगा हिमालय तथा तीसरा, पक्षी। इसका उत्तर होगा कोयल तथा चौथा और आखिरी, सुगंधी वृक्ष। इसका उत्तर होगा चंदन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन से होने वाले लाभ। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा, हमारे देश में प्राचीन काल से पर्यटन का बहुत महत्व रहा है। पर्यटन से हमें नए नए स्थानों को देखने तथा विभिन्न स्थानों के लोगों के रहन सहन, उनकी संस्कृति एवं रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। इससे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और वहाँ हुए विकास कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। पर्यटन से व्यवसायियों को अपने उत्पादों को बेचने के अच्छे बाजार की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पर्यटन से देश दुनिया को देखने, उससे कुछ सीखने और अपने आप में सुधार करने का मौका भी मिलता है। पर्यटन आनंददायक होने के साथ साथ हर दृष्टि से लाभदायक होता है। तीर्थ यात्राएं करने के पीछे भी अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन की ही भावना रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विभाग 4 से, जो कि भाषा अध्ययन है यानी व्याकरण, जो आपको कुल 14 अंक के लिए दिया गया है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें आपको 2 अव्यय शब्द दिए गए हैं तथा इसमें से आपको किसी एक अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि आपके उत्तर में के लिए तथा दूसरा वाह, ये दोनों शब्द होने चाहिए। तो चलिए इन दोनों ही उत्तर के उदाहरण देखते हैं। पहला हो सकता है, मैं पाठशाला पढ़ाई करने के लिए गया था, तथा दूसरे का उत्तर हो सकता है, वाह कितना सुंदर चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। शब्द सूर्योदय, उसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय तथा उसका संधि भेद होगा स्वर संधि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखिए। शब्द
त्रिदल। इसका समास विग्रह होगा तीन दलों का समाहार तथा प्रकार होगा द्विगु समास। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। निम्नलिखित अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और उप प्रकार लिखिए। वाक्य कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। इसका प्रकार होगा शब्दालंकार तथा उप प्रकार होगा यमक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर दो मुहावरे दिए गए हैं, आपको इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपको दोनों का ही उत्तर बता देता हूँ। संकट से दो हाथ करना, अर्थ मुश्किल का सामना करना। वाक्य घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा आने वाले संकट से दो दो हाथ करने के लिए तैयार होते हैं। तथा अगला मुहावरा है उड़नछू हो जाना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। तथा वाक्य पुलिस की लापरवाही के कारण कैदी उड़नछू हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। वाक्य है आवाज़ को अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। इसमें आपको आवाज़ को अवरुद्ध कर दूंगा, इसके बाद अर्धविराम लगाना है तथा मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी, उसके बाद पूर्ण विराम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सातवां। निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। वाक्य आकाश बादलों से पटा हुआ था। इसमें कारक से है तथा इसका प्रकार होगा करण कारक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न आठवां। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य है आपका 2 पत्र मिला। इसका उत्तर होगा आपके 2 पत्र मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। उत्तर लिखिए। इस प्रश्न में आपको दी गई पंक्तियाँ दोहा है, चौपाई है या सोरठा है यह बताना है तथा उसकी प्रथम तथा तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं यह बताना है। तो इसका उत्तर होगा इसकी प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं 16-16 हैं तथा यह चौपाई छंद है, क्योंकि चौपाई छंद की सभी चरणों में मात्राएं 16-16 होती हैं। तथा इन पंक्तियों का पूर्ण विच्छेद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वहां से गिन सकते हैं कि इसकी प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं ही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला, तूफान प्रलय बनकर आया है। इसको आपको पूर्ण भूतकाल में बदलना है। इसका उत्तर होगा तूफान प्रलय बनकर आया था। तथा अगला वाक्य है सबसे आगे उनका नेता होता है। इसे आपको भविष्य काल में बदलना है। इसका उत्तर होगा सबसे आगे उनका नेता होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य भेद तथा परिवर्तन। इसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य है पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूँ। इसका उत्तर होगा सरल वाक्य या साधारण वाक्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। थोड़ी बातें हुई। इसका परिवर्तन आपको निषेधार्थक वाक्य में करना है, जिसका उत्तर होगा अधिक बातें नहीं हुई। इसी के साथ व्याकरण विभाग यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए अब अगले विभाग की ओर बढ़ते हैं। अगला विभाग है विभाग 5 रचना विभाग या उपयोजित लेखन, जो कि आपको कुल 26 अंकों के लिए पूछा जाता है। रचना विभाग या उपयोजित लेखन में आपको सभी उत्तर खुद से ही लिखने होते हैं। सबके उत्तर इसमें अलग अलग होते हैं, बस आपके उत्तर को लिखने का फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आपने इससे अलग लिखा होगा तो आपका उत्तर गलत है। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां, सूचनाओं के अनुसार लिखिए। पहला, पत्र लेखन।
इसमें आपको 2 पत्र लेखन दिए गए हैं, पहला औपचारिक तथा दूसरा अनौपचारिक। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उत्तर को देख सकते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जिसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। मैंने इसमें आपको केवल मेन आंसर बताया है, परंतु अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट नहीं लिखा है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट इतना मुश्किल नहीं होता है, उसमें विषय भी नहीं लिखना होता है। इसलिए आप लोगों में से भी अधिकतम लोगों ने अनौपचारिक पत्र ही लिखा होगा, लेकिन आपको इसका उत्तर पूरे फॉर्मेट के साथ लिखना होता है। अगला प्रश्न है गद्य आकलन, प्रश्न निर्मिति। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। इस प्रश्न में आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर 4 प्रश्न बनाने हैं, परंतु उसका उत्तर नहीं लिखना है। पर इसमें आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। तो चलिए उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला, रमन का साथी छात्र किसके संबंध में प्रयोग कर रहा था? दूसरा, विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावास में ही किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश और विदेश में जमवा लिया था? तीसरा, रमन के मित्र के अध्यापक का नाम क्या था जो उसके संदेह का निवारण कर पाए? तथा चौथा, रमन ने किसके निबंध पढ़े? आप और भी प्रश्न बना सकते थे, मैंने ये उत्तर सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आप वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन दोनों में से कोई एक कर सकते थे। तो चलिए वृत्तांत लेखन का उत्तर देखते हैं। इसमें आपको बाल दिवस इस पर वृत्तांत लिखना था। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। वृत्तांत में आपको स्थल, काल, घटना का उल्लेख करना अनिवार्य होता है, वरना आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको प्रश्न में ही स्थल, काल तथा घटना दिया गया है। जैसे कि इस प्रश्न में आपको स्थल नेहरू हिंदी विद्यालय पुणे तथा काल 14 नवंबर और घटना बाल दिवस यह दी गई है। तो आपको वृत्तांत लेखन में इसका उल्लेख करना सबसे ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। अगर आपने इन मुद्दों को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने इसका उत्तर बहुत ही आसानी से लिखा होगा, क्योंकि यह कहानी सभी ने एक ना एक बार तो ज़रूर ही सुनी होगी। कहानी लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक उचित शीर्षक और सीख लिखना। तो आप इस कहानी का कोई भी एक शीर्षक और सीख लिख सकते थे, जैसे पक्षी और बहेलिया या माँ की सीख इत्यादि। तथा सीख में आप यह लिख सकते थे कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रश्न में आपको शीत पेय पर विज्ञापन लेखन करना है। शीत पेय का अर्थ होता है कोल्ड ड्रिंक। इस प्रश्न में आपको कुल 4 मुद्दे दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको विज्ञापन लेखन करना है। पहला है आकर्षक नारा। आपको शीत पेय पर कुछ आकर्षक नारे बनाकर इसमें लिखना था। तथा दूसरा है विशेष छूट। इसमें आपको शीत पेय पर विशेष छूट यानी कि डिस्काउंट के बारे में लिखना था। अगला है विशेषताएं। इसमें आपको शीत पेय की विशेषताएं भी लिखनी थी। तथा आखिरी है पता और संपर्क। आपको इस विज्ञापन लेखन में आखिरी में पता और संपर्क लिखना था तथा एक आकर्षित विज्ञापन बनाना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निबंध लेखन, जो कि आपके पेपर का आखिरी और सबसे हाई वेटेज प्रश्न है। इसमें आपको कुल 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना था। तो चलिए इन तीनों में से मैं आपको किसी एक का उत्तर बताता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको निबंध कैसे लिखना था। तो मैं आपको पहले प्रश्न यानी फटी पुस्तक की आत्मकथा इसका निबंध बताता हूं। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब वीडियो को पॉज करके उत्तर को देख सकते हैं।
हिंदी पेपर के सॉल्यूशन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको विज्ञान भाग 1, विज्ञान भाग 2 तथा इतिहास और भूगोल इन विषयों के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।